Hello, welcome to the channel Mind Maths Academy. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हमारे यहाँ से आने वाले हर किसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ, बहुत सारे शिफ्ट्स में हुआ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम हर एक शिफ्ट का जो क्वांट और रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो साथ ही में हम आपको सिखाएंगे कि क्या अप्रोच रहना चाहिए था आपका इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं और देखते हैं कि जो पहला शिफ्ट हुआ था, जो कि हुआ था 5 जून को जो शिफ्ट हुआ था, 5 जून 2025 को जो शिफ्ट हुआ था, पहला शिफ्ट हुआ था, तो उसके क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो जो पहला ही क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और इसमें हमें बताया गया है कि अगर इन जो यहाँ पे ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इनको अगर हम चेंज करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा। तो देखते हैं कि क्या आएगा। लेट अस सी। देखिए, पहले हमारे पास है 32 डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब है इसकी जगह हमें प्लस करना है, प्लस 14। अब आगे आ रहा है प्लस। प्लस का मतलब है कि हमें प्लस की जगह पे माइनस लेना है, -16। माइनस की जगह हमें इंटू लेना है, इंटू 8। और इंटू की जगह हमें क्या लेना है, डिवाइड, डिवाइड 4। बस ये हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले हमें डिवाइड करना है। 4 1 4 2। दिस इज 16 into 2, that is 32, minus 14 plus 32। नाउ इस 32 से ये 32 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 14। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है। तो ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है, नंबर और सिंबल की जो सीरीज है, इसमें हमें क्या बताया गया है, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। तो हमें नंबर के बारे में बताया है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं इसमें जिनसे पहले इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, यानी कि जिनसे पहले सिंबल है, एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, और इनके आगे भी सिंबल है। यानी कि हमें ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज दी गई है, इसमें हमें देखना है कि ये कॉम्बिनेशन हमें कितने जगह पे मिल रहा है, सिंबल, नंबर और सीरीज। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन इस पे जो है वो सिंबल होना चाहिए और बीच में एक नंबर होना चाहिए। हम देखते हैं कि हमें कितनी जगह पे ये मिलेगा, इस जो ये सीरीज हमारे पास दी गई। देखिए, पहले हमारा फोकस रहेगा नंबर पे, हम पहले नंबर को पकड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 3, लेकिन देखिए सिंबल है पहले, लेकिन इसके बाद में नंबर है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे फिर 9 है, इससे पहले सिंबल नहीं, तो ये भी चला गया। अब यहाँ पे देखें, अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो 1 है। इसके पास अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इससे पहले भी सिंबल है और इसके बाद में भी सिंबल है, तो ये हो गया एक कॉम्बिनेशन। इसके बाद यहाँ देखेंगे 8 के पास पहले सिंबल है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है, तो ये नहीं आएगा। इसी तरह ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं। यहाँ पे देखिए 5 से पहले सिंबल था लेकिन बाद में नंबर है, तो ये भी नहीं आएगा। इन द सेम वे, तो इसका मतलब है कि हमें ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा थर्ड वाला ऑप्शन, ये होता है। और एक क्वांट का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पूछ क्या रहा है कि ऐसा के का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि ये जो क्वाड्रेटिक है इनके बोथ द 2 रूट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं, वो दोनों कॉमन होंगे।
वो दोनों कॉमन रूट्स होंगे। यानी कि अगर इसका 1 रूट होगा, सपोज इसका 1 रूट है तो इसका भी 1 होना चाहिए, अगर इसका दूसरा रूट 2 है तो इसका भी दूसरा रूट 2 आएगा। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमें पता है कि जब कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हों और बताया जाए, हमसे ये पूछा जाए कि इनके दोनों रूट्स कॉमन होने चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन है कि जो रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स है वो प्रोपोर्शनल होंगे। ये तो हमें पता है, तो हम यही ट्राई करेंगे। इसका मतलब है कि 2/3 इज इक्वल टू k/4। तो यहाँ से हमें k का मान पता चलेगा कि k इज इक्वल टू 8/3, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो ये हमारा सही रहेगा इसमें। अब और एक क्वेश्चन है, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी हमारा रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। मिनट वेट करिए। ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, ओके। अब ये 10th क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया जा रहा है, यानी कि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है। यानी कि मल्टीपल जहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना वहाँ हम डिवाइड लिखेंगे, जहाँ पे डिवाइड होगा वहाँ पे हम इंटू करेंगे। देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। हमारे पास नंबर्स को इंटरचेंज नहीं करना है। 38 डिवाइड की जगह हम इंटू 21, प्लस की जगह माइनस 436, डिवाइड इंटू की जगह डिवाइड 4, माइनस की जगह प्लस 73। अब हमें इसको सॉल्व करना है। बॉड मास का रूल यहाँ पे यूज करेंगे। पहले हमें डिवाइड करना है 4 1 4 0 4 9। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जब हम ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डिफरेंट ऑप्शन है, तो हर एक ऑप्शन का जो यूनिट्स डिजिट है वो अलग है। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूनिट्स डिजिट का भी खेल सकते हैं। अगर हम इन दो का देखेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1, और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 9 है, ये मुझे पता है, -9, और यहाँ पे मुझे 3 है। जब मैं 8 और 3 को ऐड करूँगा तो 11 आएगा। 11 का मीनस की यूनिट डिजिट 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे -9 भी करना है। जब 11 में से 9 जाएंगे तो वहाँ पे बचेगा 2, यानी कि मतलब जो मेरा रिजल्ट होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 आएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन था जिसका यूनिट डिजिट 2 था, तो यही आपका ऑप्शन। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें टाइम लगेगा। एग्जाम में यही होता है कि आपको टाइम बचाना होता है, यही ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी होती हैं। तो ये रहा इसका अप्रोच। ओके, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि 7 बॉक्सेस ABCDEFG और केप्ट 1 ओवर द अदर, इनको हम वर्टिकली रख रहे हैं ऐसे। तो मैं यहाँ पे एक दे लूँगा, ऐसे रख रहे हैं। हमें 7 बॉक्सेस रखने हैं। हमने 7 स्लॉट्स लूँगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया हमारे पास 7 स्लॉट्स। लेकिन ये बोल रहा है कि इनका ऑर्डर रैंडम है। ये नहीं है कि जैसे कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, ऐसा नहीं। इनको किसी रैंडम ऑर्डर में रखा गया।
नाउ कंडीशन दी गई है कि नो बॉक्स इज कैप्ट अबोव एफ। हमें इस जो हमारे पास ये कंडीशन दी गई है, हमें इनको डिकोड करना है, हमें पहले इनको डिकोड करना है। तो नो बॉक्स इज कैप्ट अबोव एफ, इसका मतलब कि एफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, इसका मतलब एफ टॉप पे होगा। तो सपोज इसका मतलब एफ यहाँ पे आएगा, ये तो एफ फिक्स हो गया। ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में केवल 3 बॉक्सेस हैं, इसका मतलब है कि अगर ये 1 2 3 तो यहाँ पे बी होगा, कंफर्म है, बी की भी पोजीशन फिक्स हो गई। ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन जी एंड डी। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता साइड में लिख सकते हैं जी और डी के बीच में एक ही बॉक्स है। अब हमें नहीं पता है कि जी इस साइड में है या इस साइड में है, ये हमें अभी पता नहीं है कि जी ऊपर है, जी नीचे है, डी ऊपर है, जी नीचे है, अभी हमें ये पता नहीं। अब हम पहले इसके बाद देखेंगे डी इज कैप्ट इमीडिएटली अबोव बी। डी को बी के इमीडिएटली अबोव रखा गया है, तो इसका मतलब डी की पोजीशन भी फिक्स होगी, डी हमारा यहाँ पे हो रहेगा। अब हम पीछे वापस जाएंगे, हम पीछे वापस जाएंगे। देखें अब हम पीछे जब वाले कि जो ये वाला हमारा स्टेटमेंट था, ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन जी एंड डी। जी और डी के बीच में एक ही बॉक्स है, जी और डी के बीच में एक ही बॉक्स है। अब हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो जी यहाँ पे रहा होगा क्योंकि अब जी और डी के बीच में एक ही बॉक्स आ रहा है, या जी यहाँ पे रहा होगा, तब भी पॉसिबिलिटी है कि जी और डी के बीच में एक ही बॉक्स है। अब नेक्स्ट जाएंगे आगे। ओनली 4 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन जी एंड सी। जी और सी के बीच में केवल 4 बॉक्सेस हैं, जी और सी। अगर सपोज मैंने मान लिया कि जी इस वाले पोजीशन पे है तो सी तो नीचे नहीं हो सकता। अब बोल रहा है कि जी और सी के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, देखते हैं 1 2 3 4, इसका मतलब सी मुझे यहाँ पे आना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो एफ की पोजीशन फिक्स हो रखी है। तो इसका मतलब है कि मैंने जी यहाँ पे रखा था ये गलत है, इसका मतलब जी यहाँ पर ही है। अब ये चला गया, बस इससे मुझे ये हिंट मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं जी और सी के बीच में, इसका मतलब अब सी नीचे ही होगा, 1 2 3 4 4, तो सी यहाँ पे आएगा, हो गई सी की पोजीशन भी फिक्स। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए इज कैप्ट इन सम प्लेस अबोव ई। ए ई के अबोव है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर हम जी यहाँ पर है, जी यहाँ पर है। अब हमारे पास 2 ही पोजीशंस खाली हैं, तो उनमें से हमें ए को ऊपर रखना है, ई के ऊपर रखना है, तो ई यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आएगा। बस ये हो गया हमारा डिकोड। हमने साथों जो ये बॉक्सेस है उनको बिठा दिया अपने अपने रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे। अब हमसे क्या पूछ रहा है वो देखेंगे। हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट बिलो डी। अब बोल रहा है कि डी के नीचे कितने बॉक्सेस हैं। देखिए डी के नीचे 1 2 और 3, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। और एक क्वेश्चन पे जाते हैं। देखें और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है उनका जो सम होता है, ये 2 एंगल्स होते हैं, उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे एक्चुअली उसी के बारे में पूछ रहा है। बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 28 मोर देन द स्मॉलर वन। सपोज मैंने स्मॉलर वन को x ले लिया स्मॉलर वन को, तो दूसरा जो है बिगर वन है वो कितना होगा, इससे 28 ज्यादा, x प्लस 28, और इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, है कि नहीं। अब पता है यहाँ पर आपको 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 28, 180 में से जब 28 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 152। इसमें कोई शक नहीं। x जो कि हमने छोटा वाला एंगल रखा था वही निकालना भी है, 152 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 14, यहाँ 1 बच गया, 2 6 76, ये हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। तो ये तो ठीक है। अब और एक क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला 21 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले आपको बोला कि हम यहाँ पे सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। हमारा ये नहीं है कि हम
जीएस के क्वेश्चन वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम काउंट और रीजनिंग के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल दिस। अब यहाँ पे देखें, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे क्यूब याद नहीं है। चलो ठीक है, आपको क्यूब याद नहीं है, लेकिन देखिए ये पता है कि आपको कि जो आंसर है वो इसने दिया है इंटीजर्स में। किसमें दिया है? इंटीजर्स में। इंटीजर आंसर तभी पॉसिबल है जब ये जो अंदर की जो ये अंदर का ये नंबर है ये परफेक्ट क्यूब रहा होगा। अगर ये परफेक्ट क्यूब ना होता तो फिर तो ये एक इरेशनल नंबर बन जाता, ठीक नहीं, फिर ये एक इरेशनल नंबर रहता। लेकिन हमारे पास जो नीचे ऑप्शंस है वो तो इंटीजर्स है, तो इसका मतलब है कि जरूर है कि ये जो अंदर का नंबर है ये पर किसी न किसी का ये जो है किसी न किसी का क्यूब रहा होगा। इसी तरह ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये 10 का 4th पावर है, तो ये तो कटेगा, इसमें से 10 बाहर निकलेगा। अब मसला यहाँ पे ये है कि अब आपको पहचानना है कि ये किसका 3rd पावर है, यानी कि क्यूब है, ये किसका क्यूब है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें कि सपोज आपने मान लिया कि ये 20 का क्यूब है, लेकिन 20 का क्यूब आपको 8000 मिलेगा, लेकिन ये तो उससे कम है। इसका मतलब है कि 20 से कम ही का क्यूब होगा। अब और एक आपको यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि जो यूनिट्स डिजिट है इस नंबर का वो 2 है। 2 यूनिट्स डिजिट पे तब ही आएगा जब उस नंबर का जिसको हमने क्यूब किया उसका जो यूनिट्स डिजिट है वो 8 रहा होगा। ये तो कंफर्म है, उसका यूनिट्स डिजिट 8 रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि 8, इसका क्यूब निकालिए। 8 का क्यूब आपको पता है कि 512 होता है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यूनिट्स डिजिट 2 आ गया, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे मैंने 8 का क्यूब किया तो 2 यूनिट्स डिजिट पे आ गया, जो इसका क्यूब निकला उसका यूनिट्स डिजिट 2 आ गए। अब इसका मतलब, लेकिन ये भी छोटा पड़ रहा है, अब या 20 से कम या 8 से ज्यादा, और उसके यूनिट्स डिजिट में 8 होना चाहिए। अब आप मुझे खुद बताइए कि वो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो, 12 नहीं, 13 नहीं, 14, 15, 16, 17, अब तो 18 ही रहा। इसका मतलब ये जो अंदर की ये जो समी मतलब ये जो है ये नंबर है ये 18 का क्यूब आएगा। इससे मतलब क्यूब और क्यूब रूट जो है वो कटेगा तो 18 बाहर आएगा। ये मेरे कहने का मतलब है, 18 बाहर आएगा। और नीचे जो है वो तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ, 10 बाहर आएगा। इंटू दिया गया है 5 डिवाइडेड बाई 24, इंटू दिया गया है 78। अब देखें 78। अब हम यहाँ पे काटेंगे 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार। अब ऊपर क्या बच रहा है, 3 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। अब यहाँ से फिर काटेंगे, 2 से भी कटेगा, हम यहाँ से काटेंगे 2 2 1s, 2 3s, 2 9s। अब आपको दिख रहा है कि अब किसी से नहीं कट रहा है। जब किसी से कट ही नहीं रहा है तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि नीचे ऑप्शन इंटीजर्स में दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। इसके जो ऑप्शन है वो मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए, ऑप्शन गलत दिए गए। इसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते थे। ये रहा क्वेश्चन। अब हमारा आंसर क्या आएगा वो हम नहीं सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, देखिए यह है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए सुंदर एक पर्सन है, वो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है, ए पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है। सो लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए।
एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट मीन्स इन दिस डायरेक्शन। कितने किलोमीटर जा रहा है? 12, इसको यहाँ पे 12 लिखे। ही देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न। जब वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका जो लेफ्ट रहेगा वो नॉर्थ की ओर रहेगा, मतलब कि ऊपर की ओर रहेगा। ये लेफ्ट रहेगा, ये उसका राइट रहेगा। वो उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड ड्राइव 9 किलोमीटर। बोल रहा है कि अब उसने ऊपर की तरफ 9 किलोमीटर वो चल रहा है। टर्न लेफ्ट, अब फिर से लेफ्ट जा रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा। अब बोल रहा है कि ड्राइव 13 किलोमीटर, लेफ्ट की ओर 13 किलोमीटर, ये 12 है तो इससे एक ज्यादा, मतलब यहाँ सपोज यहाँ। अब इस वेस्ट की तरफ जा रहा है, उसका जो मतलब डायरेक्शन है भी वेस्ट की तरफ। ही देन टेक्स ए लेफ्ट। अब वेस्ट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ऊपर जो है वो राइट रहेगा, लेफ्ट नीचे की ओर रहेगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि लेफ्ट टर्न ले लिया उसने एंड ड्राइव्स 11 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 है, इसका मतलब नीचे आएगा कितने? 2। यहाँ से यहाँ तक ये 11 है। समझ आ रहा है? ही टेक्स ए फाइनल लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से भी उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। बोल रहा है कि अब उसने यहाँ से भी लेफ्ट टर्न ले लिया, यहाँ से भी लेफ्ट टर्न। यहाँ पर कितना ले लिया था? पहले 9 के बाद ये 13 था, 13। अब लेफ्ट टर्न ले रहा है तो नीचे की ओर आ रहा है, तो ये उसका लेफ्ट रहेगा, ये राइट है। इसका मतलब इस वाली डायरेक्शन की तरफ 1 किलोमीटर जा रहा है, तो बराबर इसकी पोजीशन में आएगा। अब उसको बोल रहा है कि पी पे स्टॉप कर रहा है फाइनली। अब बोल रहा है हमसे क्वेश्चन कि हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा है एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू। इसको अपनी पोजीशन पे वापस जाने के लिए इस पॉइंट से, ये जो फाइनल पोजीशन उसकी थी, अपनी पोजीशन पे जाने के लिए उसको किस दिशा में जाना है और कितना दूर जाना है, ये हमसे पूछ रहा है। कितना दूर और किस दिशा में जाना है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नॉर्थ की ओर जाना है, तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। अब कितना जाना है? देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना था? 9, और ये कितना नीचे है? ये 11 है। तो 11 में से 9 गया 2, तो 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कौन सा ऑप्शन है? 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये रहा हमारा ऑप्शन। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन है, इसमें हम सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का जो कंसेप्ट है वो लगाएंगे। जो हमारा सक्सेसिव इंक्रीज, अगर आप वो नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि क्या आपको वो क्लास चाहिए, तो मैं परसेंटेज, मतलब जो परसेंटेज है उस टॉपिक को मैं पूरा डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। तो आप कमेंट में लिख देना कि क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए वो या नहीं। देखिए, फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 15% एंड सब्सिक्वेंटली रेज्ड बाय 10%। जो उसकी सैलरी, मुझे नहीं पता उसकी सैलरी क्या थी, जो भी सैलरी थी, इसमें हम सक्सेसिव का कंसेप्ट लगाएंगे। पहले रिड्यूस हुआ है तो रिड्यूस का मतलब -15, फिर प्लस हुआ है, इंक्रीज हुआ है 10 मीन्स +10। इसमें हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। फिर माइनस जो ये दो नंबर है 15 × 10 डिवाइडेड बाई 100। जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वही उसका जो रिजल्टेंट सैलरी होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही से हमको पता चले कितना % इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज। अगर माइनस आया तो डिक्रीज हुआ होगा, अगर प्लस आया तो इंक्रीज हुआ होगा। इसका सिंबल अगर प्लस आया, इसका जो साइन है वो पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीज। देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे हम पहले प्लस और माइनस, यहाँ पे -5 आएगा, माइनस यहाँ से ये -1.5 मीन्स माइनस इज प्लस एंड वी विल गेट साइन ऑफ नेगेटिव 6.5। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो मीन्स डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे पहले बोल भी रहा है कि मेरे पास फाइनल सैलरी लॉवर्ड, इसका मतलब है कि 6.5। ये हमारा ऑप्शन रहेगा, थर्ड ऑप्शन। देखिए 260 इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x एंड 338। देखिए अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, और फिर हमसे पूछा जाएगा कि इन दो नंबर्स के बीच का जो मीन प्रपोर्शन है वो हमको निकाल के दीजिए, तो वो सिंपली होता है MP I will indicate it by MP और I will represent it by MP। MP means मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का जो वैल्यू होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई B। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स है, एक तो x है, ये x हमें पता नहीं कितना है, दूसरा है 338। और मीन प्रोपोर्शनल यानी कि तीन चीजें हमारे पास होती है, दो हम
अगर हमारे पास हमको 2 पता है तो तीसरी हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, एक को निकालना है। देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 260 को लिख सकता हूँ इज इक्वल, यानी कि मीन प्रपोर्शन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x जो हमारे पास दिया है इंटू 338। देखिए अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा, क्योंकि रूट को हटाना है, स्क्वायर रूट को हटाना है, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा। जब स्क्वायरिंग करूंगा तो ये 2 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 260 इंटू 260 इज इक्वल x इंटू 338। यहाँ पर आप इसको काट पीट के कर सकते हैं और फिर डिवाइड कर सकते हैं, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो LHS है, जो हमारा LHS है, यहाँ पे हमें 2 जीरोज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 2 जीरो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन का खेल खेलेंगे, कैसे आप बताओगे कि सर कैसे? देखिए अगर इस साइड में आपको पता है कि जो 1s और 10s प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है, अब यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट 8 है, अब मुझे ये नंबर निकालना है। आप खुद बताइए कि क्या ये 198x की जगह हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 198 और 338 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वहां से जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। लेकिन यहाँ तो LHS में 0 है, फिर ये इक्वालिटी ही होल्ड नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन होगा ही नहीं। इन द सेम वे अब आप जब 199 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट 2 मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए 0। अब 201 से करोगे तो आपको यूनिट डिजिट 8 मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा एक ही, दिस इज योर आंसर। आपको ये काटम पीटी नहीं करनी है, आपको यही खेल खेलना था, यूनिट डिजिट का खेल। इस तरह से ये आसान होता है। हो गया। अब और एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ये एवरेज का क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए क्या कुछ, एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट्स है? टोटल 30। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 30 है। ठीक है, इस क्लास को हमने 2 क्लासेस में ब्रेक किया, यानी कि आप कह सकते हैं कि सेक्शंस में ब्रेक किया है, जिनमें जो एक सेक्शन उसमें 12 स्टूडेंट्स है, लेकिन उनका जो एवरेज है वो 60 है। एवरेज स्कोर जो है वो 60 है। और जो बचे कितने हैं? 18 का जो एवरेज स्कोर है वो 62 है। अब हमसे बोल रहा है कि पूरे क्लास का जो एवरेज है वो कितना होगा, पूरे 30 के 30 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना होगा। इसको हम रेशो मेथड से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए हमारे पास 12 स्टूडेंट्स है, इनका जो एवरेज स्कोर है वो 60 है, वो नीचे लिखूंगा। बचे कितने? बचे हमारे पास 18 स्टूडेंट्स, इनका एवरेज बोल रहा है कि 62 है, 62 है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं काटूंगा, 2 6 3। ये रेशो जो है वो 2:3 रेशो। अब मैं मान के चलता हूँ जो जिसको हम कहते हैं कि डिविएशन मेथड। मैं मान के चला कि ये जो क्लास है इसका एवरेज मेरे पास 60 है, मान के चला मैं 60 एवरेज। अब मैं देखूंगा कि 60 से ये जो है ये कितना डिविएट कर रहा है। देखिए ये तो कुछ भी डिविएट नहीं कर रहा है, तो ये तो ठीक है, इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए 60 से कितना ज्यादा है? +2। कितने के ऊपर? 3 लोगों के ऊपर। इसका मतलब है कि टोटल 6 अलावा है, 6 इजाफा है यहाँ पे। कितने लोगों में? 3 और 2। हमारे पास अब 3 और 2 5 ही है, क्योंकि मैंने रेशो को काट लिया इसलिए 5। इसका मतलब ये प्लस है, इसमें प्लस हो जाएगा, फिर जो यहाँ से निकलेगा, जो वैल्यू यहाँ से वो इसमें प्लस हो जाएगा, वही रिजल्टेंट जो एवरेज है वो आएगा। अब देखें ये किससे कटेगा? 5 का या 5 का या 5, यहाँ से 1 5 2। इसका मतलब है कि 60 + 1.2, क्योंकि ये प्लस आया, वो 61.2 विल बी द एवरेज ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला हमारा ऑप्शन। आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी रहता। आप पहले इन 12 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते, यानी कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या कर सकते थे आप, वो तो लेंथी रहता है, इससे तो हमने आसानी से निकाल दिया। अब मैं आपको और एक मेथड बताऊँ। देखिए क्या, ये मैं आपको बता दूँ यहाँ पे
देखिए वो लेंथी रहता है। एक मिनट, ओके, ये उसको मैं उसको ट्रेडिशनल मेथड करूंगा। देखिए पहले मुझे पता है कि एवरेज को निकालने के लिए मुझे चाहिए टोटल स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट्स, क्योंकि पूरे क्लास का निकालना है डिवाइडेड बाय 30। लेकिन मुझे पता है कि 12 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 60 है, तो इनका जो टोटल स्कोर आएगा वो कितना आएगा, 12 6 72, यानी कि मुझे 720 आएगा। मतलब ये 720 आएगा, इनका जो स्कोर का सम रहेगा वो 720 रहेगा। अब 18 उसको भी मुझे करना पड़ेगा, 18 इंटू उनका जो एवरेज है वो 62 है, ये करना पड़ेगा, करिए। 18 2s are that is 36, 3 कैरी, 18 6s are 108, 108 plus 3 is 111, this will be। अब इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको 720 जोड़ेंगे, 720 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 1836 हमारे पास जो टोटल स्कोर आएगा 30 के 30 स्टूडेंट्स का वो 1836 आएगा। अब इस 1836 को मुझे भाग करना है, इनकी डिवाइड करना है 30 से। देखिए 3 से कटेगा तो 3 10 30, 3 6 18, 3 1 3, 3 2s 6 1 2 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 61.2। ऐसे भी यही निकला, लेकिन ये लेंथी था, उतना भी लेंथी नहीं था लेकिन था, लेंथी था। वो वाला अप्रोच ठीक रहता है इसके लिए। और एक क्वेश्चन देखेंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है, वेन डायग्राम पे आया हुआ है क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है, क्या पूछा जा रहा है। ये शेफ्स है, ये वाला सर्कल शेफ्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला शेफ्स, ये वाला टीचर्स और ये वाला लायर्स। तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, द नंबर्स इन डिफरेंट सेक्शंस इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन्स, जो मैंने बोल दिया आपको। हाउ मेनी शेफ्स आर देयर, अब शेफ्स की बात कर रहा है, देयर हु आर आल्सो टीचर्स, और इसका मतलब है कि जो हमारे पास शेफ्स और टीचर्स है उनका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा, कॉमन वाला पार्ट होगा, वही हमारा आंसर रहेगा। लेकिन साथ ही में ये भी बताया हुआ बट नॉट लायर्स, जो लायर्स नहीं है। इसका मतलब है शेफ्स और टीचर्स का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो ये था, 9 + 7 16 था, लेकिन बोल रहा है कि जो लायर्स नहीं है, तो इसमें से ये 7 घटाएंगे, लायर्स को घटाएंगे तो वहां कितना बचा, 9 बचा, दिस इज आंसर। और एक क्वेश्चन हमारे पास है काउंट का है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 होल नंबर्स इज, पहले 14 होल नंबर्स, तो मुझे पता है कि होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 से कहां तक जाएगा, ये 13 तक जाएगा, तभी तो 14 आएंगे, 14 तक तो नहीं जाएगा, फिर 15 बनेंगे। लेकिन बोल रहा है कि फर्स्ट 14 होल नंबर्स कितना एवरेज रहेगा। अब आपको पता है कि ये जो होल नंबर्स है, होल नंबर्स पहले ये तो एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि इनमें जो कॉमन डिफरेंस है +1 का है कॉमन डिफरेंस। सो आपको पता है कि जब नंबर्स एपी में होंगे तो उनका जो एवरेज निकाला जाता है वो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है वो है 0 प्लस लास्ट जो है वो है 13 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है जो 13 है उसके 2 हिस्से करने हैं तो 6.5, दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, ये भी है रीजनिंग का एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ से मुझे ये वाला निकालना है, यहाँ से बाद वाला नहीं, यहाँ पहले वाला निकालना है, यहाँ बाद वाला निकालना है। देखिए मैं ऑप्शन इसका यहाँ पे यूज करूंगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा, v यहाँ से यहाँ मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, v wx पहले वाले ऑप्शन को चेक करेंगे तो +2 हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, z a b हो रहा है, ठीक है अभी तक। अब e f g h +3 हो रहा है, h आ रहा है। अब यहाँ से k l m n n आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं जाऊंगा c में से कितने माइनस के 2, या हम a से जाएंगे वापस, a b c +2 w x y
+2, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये ऐसे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू 98। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है, इसका रेडियस सपोज r है, r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। आपको पता है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 × πr², 4 πr²। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका जो फार्मूला होता है वो 4 πr² होता है। आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, r अगर नहीं दिया हुआ है तो डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। अगर डायमीटर हमारे पास कितना है 98 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना आएगा 49, कंफर्म है 49 आएगा। अब देखें अब मैं इस फॉर्मूला में पुट करूंगा 4 × पाई मीन्स 22/7 इंटू r² मीन्स 49 × 49। देखें 7 1 7 7। अब मुझे पता है जो वो नंबर है वो 4 का भी मल्टीपल होगा, 11 का भी मल्टीपल होगा, 2 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा। अब मुझे यहाँ पे देखना है, यहाँ पर मैं अब यूनिट्स डिजिट का जो है कंसेप्ट वो या यूनिट्स डिजिट का से हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसे नंबर्स है जिनका यूनिट्स डिजिट सेम है। अब यहाँ पे हम डिजिटल सम का कंसेप्ट का जो है वो लगाएंगे, डिजिटल सम। पहले मैं ऑप्शंस का जो डिजिटल सम है वो चेक करूंगा। डिजिटल सम को निकालते समय हम 9 को नहीं लेते, 9 5 4 9, इसका मतलब इसका डिजिटल सम इस वाले ऑप्शन का 6। 9 तो चला गया, 4 2 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 9 आ गया इस वाले ऑप्शन का। इसका देखेंगे 8 और 1 9, 4 और 3 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। इसका देखेंगे 3 3 6 और 2 हो गए 8, 8 और 8 हो गए 16, 16 और 4 हो गए 20, 20 मीन्स 2, इसका डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम सबका डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये डिजिटल सम से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसका 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, 4 चौक 16, इसका मतलब इन दोनों से हमें जो डिजिटल सम मिलेगा वो मिलेगा 7। इसका भी 7 है, इसका 4 है, 7 7 49, 49 का डिजिटल सम 49, डिजिटल सम 13 4 आएगा। यहाँ से मुझे डिजिटल सम 4 आएगा, 4 चौक 16, 16 का जो डिजिटल सम वो 7 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये है डिजिटल सम का पावर, वरना आपको टाइम लग जाता है इसको प्रोडक्ट करने में। यहाँ पे आप यूनिट्स डिजिट भी नहीं खेल सकते थे। यहाँ पे और एक आप लगा सकते थे, वो आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए किन 2 ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते थे वो मैं आपको बताऊंगा। आपको 11 का मल्टीपल यहाँ पे चेक करना था, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि नीचे जो 7 है वो कट रहा है। अब देखें, अब मैं आपको बताऊंगा और एक ट्रिक, 11 का मल्टीपल जो है वो हम कैसे चेक कर सकते, लेकिन उसमें भी आप फंस सकते थे। ये देखें कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। ये होते हैं कुछ कंसेप्ट्स जो आपके जहन में होने चाहिए, तभी आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिए आप इसको चेक कीजिए कि ये 11 का मल्टीपल है या नहीं। देखिए 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 में से कितना 9 और 5 14, 14 में से 10 गया 4, तो ये तो नहीं है 11 का मल्टीपल। अब इसको देखिए, क्योंकि वो 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड्स है। एक मेथड बता रहा हूँ कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अगर वो 0 या 11 का मल्टीपल होगा या 11 से कटने वाली संख्या आ रही होगी तो वो पूरा नंबर जो है वो 11 से कटेगा। ये आपको समझ लेना चाहिए। या और एक मेथड है 2-2 के पेयर बनाओ, मुझे अभी उस टाइम नहीं जाना है, मैं यही एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैं सम ऑफ डिजिट्स एट इवन एंड ऑड प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो निकालूंगा। देखिए 4 और 2 6, 6 और 3 9, यहाँ भी 9 आ रहा है, 9 - 9 0, तो ये है, मैंने बोला ना या 0 आना चाहिए सब डिफरेंस या 11 का मल्टीपल, तो यहाँ पे ये है 11 का मल्टीपल, ये ऑप्शन हो सकता था। अब देखें यहाँ पे ये तो आपने एलिमिनेट किया, 4 और 1 5, 5 और 3 8, यहाँ पर भी 8, 8 में से 8 0, ये भी हो सकता था। अब ये देखिए 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 में से 11 में से 9 गया 2, ये तो नहीं हो सकता। यानी कि आप 11 के मल्टीपल से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे।
और यूनिट डिजिट से भी आप एक ऑप्शन पहले वाला ही एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन अब हम मैं डायरेक्ट तीसरे मेथड पे गया, दैट इज डिजिटल सम मेथड। तो उससे मुझे कोई फर्क, क्योंकि मुझे पता चला कि इन सब का जो डिजिटल सम है वो डिस्टिंक्ट आ रहा है, तो मैं डिजिटल सम पे ही गया। यह है डिजिटल सम का अप्रोच। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया था वो आया था ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अब और एक क्वेश्चन है, राहुल एज इज 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। देखिए यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, राहुल और उसकी डॉटर। राहुल जो है वो अपनी डॉटर प्रेजेंट एज की बात कर रहा है कि अगर ये 1 है, ये इसका 3 गुना है, मीनस 3 है। सपोज अगर ये x है, ये 3x है, ये बोल रहा है। अब बोल रहा है कि आज के बाद 8 साल, आज के 8 साल बाद, यानी कि आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ हिज एज विल बी। अब दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि ये पहली कंडीशन थी कि आज क्या है, आज राहुल और उसकी जो बेटी है उनके बीच का जो कंडीशन है कि राहुल 3 गुना है अपनी बेटी के एज के। सपोज अगर उसकी बेटी की एज 2 है तो राहुल की एज 6 होगी, तो कंफर्म है। मतलब ये पहली कंडीशन दे रखी है। अब दूसरी कंडीशन पे फोकस करेंगे। बोल रहा है कि आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ। देखिए अगर 8 years फ्रॉम नाउ, अगर राहुल की एज में मानता हूं कि 3x है, 8 साल बाद इसकी एज क्या होगी, 3x प्लस 8, इसकी एज में 8 ऐड होगा। बोल रहा है कि हिज एज, राहुल एज will be 5 years more than twice the age of his daughter at that time। 5 years more than twice, यानी कि अगर मैं उसकी डॉटर की एज, उस टाइम की एज 8 साल के बाद, अभी उसकी x है तो x प्लस 8, x प्लस 8, ट्वाइस x प्लस 8। उससे ये अगर इसमें से 5 करें तो ये बराबर आएंगे, क्योंकि ये इससे 5 ज्यादा है। या अगर इसकी एज में से 5 घटाएंगे तो इसका दुगना आएगा बराबर। यही कंसेप्ट है। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकाल। x हमने डॉटर की एज रखी थी, अब हमें प्रेजेंट एज रखी थी, ठीक है। तो 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 16 प्लस 5। दैट इज, यहाँ से ये x इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3x माइनस 2x x, दिस इज 21 माइनस 8, यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13। अगर x का वैल्यू हमसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, ये तो x है, ये 3x है, इसका 3 गुना है। अगर इसकी प्रेजेंट एज 13 है तो इसकी कितनी आएगी, 39 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब जो उन्होंने की में दिया था, मुझे लगता है कि उन्होंने 30 दिया था शायद, आई एम नॉट श्योर कि शायद 30 दिया था। तो इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन तो ठीक था वैसे, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया था वो गलत दिया गया था, तो आप इसके लिए भी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते थे, ये भी उन्होंने गलत दिया था। क्वेश्चन वैसे, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, ऑप्शन उन्होंने गलत दिया था। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक रो है, इन रो फेसिंग नॉर्थ। सपोज ये एक रो है, एक लाइन है, ये नॉर्थ की ओर फेस कर रहे, इसका मतलब इसका राइट मेरा राइट, इसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट। जब पर्सन आर फेसिंग इन द नॉर्थ, दैट मीन्स योर राइट विल बी, योर राइट and left will coincide, that is what I am trying to say। अब देखिए, इन अ रो ऑफ 73 स्टूडेंट्स, ये देखिए ये रो है, इसमें टोटल कितने 73 स्टूडेंट्स है, सब फेसिंग नॉर्थ, ऑल फेसिंग नॉर्थ। गीता इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये होता है लेफ्ट हैंड, ये होता है राइट हैंड। अब ये लेफ्ट एंड से 16th है, सपोज यहाँ पे है गीता, इसको मैं गीता मानता हूँ, इसकी पोजीशन जो है वो 16th है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो। तो इसका मतलब कि इसके इस साइड में 15 स्टूडेंट्स रहे होंगे, ठीक है। अब इफ सुनीता इज 21st टू द राइट ऑफ गीता, अब सुनीता गीता से कितनी 21st, इसके बाद 20 ऐसे 21st है, इसका मतलब है कि इनके बीच में 20 रहे होंगे, तब वो 21st होगी, तो यहाँ पे 20 रहे होंगे। अब बोल रहा है कि यहाँ पे मैं अब जो सुनीता है इसकी पोजीशन निकालूंगा फ्रॉम द लेफ्ट। अब सुनीता की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट निकालने के लिए मुझे ये 16 और 21 को ऐड करना होगा। अब 16 प्लस 21 कितना होगा,
7 to 37, अब 37th फ्रॉम द लेफ्ट, 37th फ्रॉम द, एक मिनट ये बार बार कट रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अभी आ रहा है, आ रहा है, ओके लेट मी चेक, यहाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है, ओके अब बोल रहा है अब 37th इसकी पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, ये मैंने निकाल लिया। अब बोल रहा है कि उसी की पोजीशन फ्रॉम द राइट, सुनीता की पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं हम जो टोटल कैंडिडेट्स है, जो टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 73 माइनस हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंड ऑफ द रो, दैट इज 37, फिर उसमें प्लस 1 करना है, उसमें प्लस 1 करना है, वही उसकी जो रिक्वायर्ड है। पहले हम इसको देखेंगे, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बच गया, यहाँ 6 में से 3 तो 3 प्लस इसमें 1 करना होता है, दैट इज 37। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, अब ये तो छोड़ दीजिए। हाँ, ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ओके लेट अस स्टार्ट। देखिए बोलता है कि वरुण और आशीष किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब बोल रहा है कि वरुण जो है, वरुण उसी काम को कितने दिन में कर सकता? अकेले 7 दिन में करेगा उसी काम को। मैं मानता हूं कि जो टोटल काम था वो 21 था, सपोज टोटल काम जो है इनका एलसीएम में लूंगा वो 21 है। अगर ये 3 दिन ले रहा है 21 काम करने के लिए, तो एक दिन यानी कि जिसको हम इफिशिएंसी कहते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी इसकी क्या आएगी कि एक दिन में ये कितना काम करता है? 7 काम करता है। ये कोई भी काम हो सकता है, पेन बनाने का, कुछ भी काम हो सकता है। अब ये 7 दिन ले रहा है 21 काम करने के लिए, तो ये एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है कि नहीं? 3 काम करता है। ओके, तो ये 3 काम करता है। अब इनकी इफिशिएंसी आ गई। अब ये दोनों की जो काम करने की इफिशिएंसी वो 7 है। अकेले वरुण की जो इफिशिएंसी, क्योंकि इफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी ना, अगर वो दोनों एक साथ भी काम कर रहे हैं तो इफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर भी उसकी इफिशिएंसी वही रहेगी, यहाँ पर भी इफिशिएंसी वही रहेगी। अगर वरुण और आशीष 7 काम कर रहे हैं एक दिन में, उसमें से वरुण 3 काम कर रहा है, तो आशीष एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो और उसकी इफिशिएंसी वो 4 आएगी। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज कैन आशीष अलोन पेंट फॉर सच हॉल्स, यानी कि इसी जैसे 4 काम करने के लिए, यानी कि इसका मतलब है कि हमें काम को 4 गुना करना है। अब क्योंकि ये काम इतना था, 21 यूनिट का काम था, अब इसको 4 करेंगे तो 21 गुना 4, ये काम करने के लिए वरुण को कितने दिन लगेंगे? दिन निकालने के लिए हम टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी, यहाँ पे हम इफिशिएंसी उसकी 4 है, तो इसका मतलब है उसको 21 दिन लगेंगे। कितने दिन? ये वाला ऑप्शन था, 21 दिन लगेंगे। ओके ठीक है। अभी मेरा जो है उसमें बैटरी डाउन हो रही है, देखते हैं कि कैसे करेंगे। ओके वीडियो स्टॉप हो जाएगा तो आपको मेरा फोटो भी आएगा तो ठीक है, लेकिन अभी हम कैरी ऑन करेंगे, इस लेक्चर को हम कैरी ऑन करेंगे। देखें यहाँ पर पहले मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रब करूंगा, ठीक है, कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए स्पेस चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था। देखिए ईश्वर जो है, ही कवर्स 721 किलोमीटर इन अ बोट इन 42 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। देखिए एक स्ट्रीम है, इसको मानते हैं स्ट्रीम, इसको मैं स्ट्रीम मानता हूं। इसकी जो फ्लो की डायरेक्शन है वो ये है, सपोज ये इस ईस्ट की तरफ जा रही है, ये जो स्ट्रीम है ये ईस्ट की तरफ जा रही है। अब देखें, अगर ये यहाँ पे एक बोट है, सपोज ईश्वर बोट में बैठा है, ये मैं एक बोट मानता हूं, इसमें ईश्वर है, ईश्वर। अगर ईश्वर बोट इसी दिशा में ले रहा है तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। अगर ईश्वर
अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। मतलब अगर इसकी दिशा तो मैंने ईस्ट बताई, अगर वो इस वेस्ट की तरफ जा रहा है अपनी बोट को लेकर वेस्ट, इसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, या इसको हम कहते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम, इसको कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अब आप खुद बताइए, अगर स्ट्रीम की जो वेलोसिटी या स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है और जो बोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, अगर इन द डायरेक्शन जाएगा तो क्या आपको क्या लगता है कि जो ये बोट जो ये विद द स्पीड विद द स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यानी जिसको हम डाउन स्ट्रीम स्पीड भी कहेंगे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आएगी, x प्लस वाई। यहाँ पे जो है दोनों का जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अगेंस्ट द स्ट्रीम जो है जिसको हम अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो आएगी x माइनस वाई, प्रोवाइडेड, ये तो जरूरी है तभी तो चलेगी। अगर मैं ये सोच रहा था कि अगर जो स्पीड होगी किसकी, जो स्ट्रीम की स्पीड अगर वो ज़्यादा रहेगी, किसके ज़्यादा रहेगी, जो बोट की स्पीड है, तो वो तो फिर बोट में चल ही नहीं पाएगी, तो ये मैं सोच रहा था, इसलिए बोल रहा। तो वो रहेगी ये किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट तो रहेगा ही, ये मेरा इसमें कंसेप्ट लगेगा। अब बोल रहा है कि देखें यही कंसेप्ट में यूज करूंगा। सपोज ईश्वर कवर 721, आपको पता है कि स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो है 721 किलोमीटर। कितने घंटे में निकालता है 721, 42 आवर्स। तो यहाँ तो लेकिन अगेंस्ट द सिटी, यानी कि ये मुझे जो ये मिलेगा, ये मिलेगा मुझे जिसको मैंने यूएस से डिनोट किया, अपस्ट्रीम स्पीड, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई, लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। जहां पे मुझे पता है कि जो x है वो बोट की स्पीड है, जो मुझे y पता है कि वो है स्ट्रीम की स्पीड, ये मुझे पता है। अब मैं ये निकालूंगा, देखिए कैसे निकाल। मुझे पता है कि ये 7 से कटेगा, 7 6 42, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 103। जब मैं 103 को 6 से डिवाइड करूंगा, मैं साइड में करूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो स्पेस है वो कम है, यहाँ साइड में करूंगा 103 को 6 से, कितना आएगा, 6 एकम 6, यहाँ बच गया 4, ये हो जाएगा 3, 6 7 42, 42, यहाँ बच गया 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ डेसिमल, और यहाँ 0, 6 का या 6, यहाँ 4, तो यहाँ 0 6 6 36, यानी कि मैं अब यहाँ से अप्रोक्सीमेट लिखूं 17.16, ये मुझे आ गया कितना, इसको मैं मान सकता हूँ 17.16 किलोमीटर पर आवर। ये है अपस्ट्रीम स्पीड। अब मुझे इसी तरह इन द सेम वे मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, ये मैं याद रखूंगा क्योंकि मुझे अब ये नहीं चाहिए। इन द सेम मैनर लेट अस कैलकुलेट हिज डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी कि जिसको मैंने ds से डिनोट किया। नाउ लेट अस कैलकुलेट द डाउनस्ट्रीम स्पीड, फॉर दैट आई विल इरेज दिस, क्योंकि मेरे पास ये मैंने आपको समझाया, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, बस मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, देखिए ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, इसको मैं ऐसे रखूं, ठीक है। अब बोल रहा है कि यही सेम डिस्टेंस वो विद द स्ट्रीम, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि उसको विद द स्ट्रीम उसमें उसको निकालने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि उस वक्त उसको जो है स्ट्रीम भी मदद करेगी, तो कम टाइम लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड उस वक्त ज्यादा होगी। देखते हैं, बोल रहा है कि 721 किलोमीटर जो है वो 15। अब इसको करने के लिए देखें मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा 721 को 15 से, 15 चौक 60, यहाँ बच गया 12, यह आ गया 21। अब 15 मुझे पता है कि 15 8 120 होता है, अब बच गया 1, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा, 15 फिर से नहीं होगा, यहाँ 0, यहाँ 0, 15 6 90, 15 6, यहाँ पे 6। अब मुझे पता है जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है
इसको मैं लिखता हूँ x प्लस वाई। ये मैंने पहले ही आपको समझाया है क्यों लिख रहा हूँ x प्लस वाई, क्योंकि उस टाइम जो स्पीड है उनका जो उनका ऐड हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आया 48.06। अब आपको निकालना है, क्या पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये इस पे फोकस कीजिए, स्ट्रीम की स्पीड आपको y निकालना है, आपको y निकालना है। y निकालने के लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। देखें यहां पर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको x प्लस वाई कुछ दिया है, x माइनस वाई भी कुछ s दिया है, अगर आपको x निकालना है तो आपको यहाँ पे एडिंग करनी है, आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है ताकि ये जो है y एलिमिनेट हो जाएगा। जब आप ऐड करोगे ये तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड से 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर इनका भी ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है x निकालने के लिए आपको d प्लस एस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो राइट हैंड साइड के जो नंबर्स है उनको एक बार ऐड करना है वो फिर डिवाइड 2 करना है। ये होता है अगर पहला वाला एलिमेंट निकालना है। अब आपको निकालना है दूसरा वाला एलिमेंट, उसके लिए आपको क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y। उस टाइम आपको इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, जो RHS है उनको दो सब्ट्रैक्ट करना है और फिर डिवाइड 2 करना है, तो तब आपको y की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे करना क्या है, देखें ये मैं आपको समझा रहा था। तो मुझे क्या करना है, देखें ये भी मैंने निकाल लिया, ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे y चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, जो RHS है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड 2 करना है, तो मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, देखिए 48.06 में से मुझे क्या घटाना है, 17.16। 6 में से 6 गया 0, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 7, 7 में से 7 0, या बच गया 3, यानी कि 30.90। अब मैंने आपको बोल दिया कि आपको ये 2y की वैल्यू आ गई, मुझे y चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे 30.90 जो है इसको 2 से डिवाइड करना है। ये तो मुझे पता है कि ये 15 से कटेगा, अगर ये 15 से कटेगा तो यहाँ पर आपको पॉइंट है 0.49.45 होगा। ये ऑप्शन आपका सही रहता है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस की जरूरत थी। हो गया ये। अब ये बोल रहे हैं कि ये इसको इसकी तरफ देखेंगे। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर 3 of the following 4 letter clusters pairs are alike in a certain way and thus form a group does not belong। यहाँ पे हमें odd one out निकालना है, odd one out based on यानी कि consonants vowels are there pushing in the letter cluster। देखिए अगर मैं H से L की तरफ देखूं, IJKL +4 हो रहा है, ये मैं आपको हाथ पे दिखा रहा हूँ। JKLMN यहाँ भी +4 हो रहा है, भी ठीक है। MN ये तो नहीं है, NOPQR +4 हो रहा है, PQRST यहाँ भी +4 हो रहा है, STUVW यहाँ भी +4, UVWXY यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है, जो पैटर्न इसमें चल रहा है इसमें चल रहा है, इसमें वो इसमें नहीं चल रहा है, तो ये तो ऑड वन हो गया। इनमें से ऑड वन यही है, इसका आंसर यही रहेगा, ये इसका आंसर है। ओके, सेम क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया, ऊपर सेम क्वेश्चन है, इसमें मैं ऑप्शन का यूज करूंगा। देखिए मैं पहले यहां से यहां जाऊंगा, ठीक है। देखिए E, अब मैं ये देखूंगा FGHIJ +4 हो रहा है, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं +4। अब इसमें देखेंगे, अब मुझे इसमें भी यहां से यहां जा, IJKLM +4 हो रहा है, ये भी ठीक है, अभी तक ठीक है। अब JKL +2 हो रहा है, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं। HIJ ये तो नहीं हो रहा है, ये गलत है, 2 नहीं हो रहा है। K ये तो नहीं हो रहा है। D, अब इसको चेक करें, DEFGHIJ +6 हो रहा है। अब यहां देखेंगे IJKLMN ये भी नहीं हो रहा है, +6 नहीं हो रहा है। अब इसको देखेंगे EFGHIJ +5 हो रहा है, ठीक है। अब IJKLMN यहाँ भी +5 हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे GHIJKL यहाँ भी +5 हो रहा है। अब यहाँ देखें KLMNOP यहाँ भी +5 हो रहा है, ठीक है।
एच एच सी डी ई एफ जी एच प्लस 5 हो रहा है, जी एच आई जे के एल प्लस 5, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। इस तरह से आप कर सकते थे। अब ये 46 ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो कंसेप्ट है उस पर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किरण स्पेंड्स 45% ऑफ हिज इनकम। किरण एक आदमी है औरत है भी पता नहीं, तो किरण बोल रहा है कि वह अपनी जो उसकी इनकम है उसका 45% वो स्पेंड कर रहा है। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर है, अगर मैं टोटल इनकम को 100% मानूं यानी कि 100 मान लूं, 100 में से वो 45% जो है वो स्पेंड कर रहा है, यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर 45। इसका मतलब उसकी जो सेविंग है वो कितनी रहेगी 55%। 55% उसने सेव किया होगा। 55% की जो वैल्यू है बोल रहा है कि 55 इफ यू सेव 66,000, इसका मतलब है कि 55% की जो वैल्यू दी रखी है वो दी रखी है 66,000, ये हमारे पास है। अब इसको मैं काटूंगा। अब इनकम बोल रहा है, इनकम को मैंने 100% मान, मुझे इसको 100% बनाना है, किसी भी तरीके से मुझे इसको 100% बनाना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। मैं 11 5 11 6 0 0 0 यानी कि मतलब 5% का जो मान है वो 6000 है। अब इसको मुझे बनाना है यहाँ से 100, तो इसको मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ से भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 0 6 2 1,20,000 उसकी इनकम ये रहा, ठीक है। A dealer sells 2 dryers at the rate of इसका at the rate of 63,000 पर ड्रायर, यानी कि जो एक डीलर है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो पर ड्रायर जो है वो 63,000 है, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। ऑन वन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5% एंड ऑन अदर ही लूजेस 30%। यहाँ पर हमें जो ये है ना, देखते हैं कि इसका हमें किसी जगह जरूरत पड़े या ना पड़े, देखते हैं। अब बोल रहा है कि व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजैक्शन, ये वहीं से बोल रहा है कि उसको लॉस हुआ है। देखिए ये तो दिख ही रहा है कि लॉस 30% लॉस कैसे 5% को कवर करेगा। देखिए अब 5% का जो मुझे पता है कि 5% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, 5% का जो फ्रैक्शनल होता है वो होता है 1/20। इसका मतलब है कि मैं सीपी और एसपी का जो रेशो निकालूंगा वो यहाँ पे निकालूंगा। 5% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 1/20। इसका मतलब है 20 सीपी है, एक प्रॉफिट आया है, इसका मतलब एसपी 21 यूनिट्स होगा। अगर 20 सीपी है तो उस पर एक का प्रॉफिट आया है तो 21 हमारा एसपी होगा। ये आप मानते हैं कि नहीं? ठीक है। अब दूसरी बार क्या बोल रहा है कि दूसरे मतलब दो, ये पहले वाले का मतलब वाला जो उसका है, दूसरे पे वो ही लूजेस 30%, वो 30% उसको उसमें हानि हो जाती है, यानी कि उसको नुकसान हो जाता है, 30% का नुकसान हो जाता है। 30% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 3/10। लेकिन यहाँ पे नुकसान है, इसका मतलब है कि अगर सीपी 10 है, 10 यूनिट है, तो उसने कितने पे बेचा? 3 कम बेचा, तो उसने 7 में उसको बेच दिया। अब मुझे पता है ये बोल रहा है ऊपर क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दोनों का जो वो है, जो दोनों का जो एसपी है वो सेम, लेकिन यहाँ पे मुझे एसपी डिफरेंट दिख रहा है। मुझे एसपी को सेम बनाने के लिए मुझे इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस रेशो को, ये रेशो है। जब मैं इस रेशो को 3 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 21। अब दोनों का जो एसपी है वो सेम आ गया। अब बोल रहा है कि ओवरऑल लॉस परसेंटेज उसकी कितनी होगी। अब देखिए ये 20 है और ये 30 में भी ओवरऑल जो दोनों का जो सीपी है वो हम 50 मानेंगे। एक को 20 में खरीदा, दूसरे को 30 में खरीदा, 50 में दोनों को खरीदा, ओवरऑल सीपी। अब एक को 21 में बेचा, दूसरे को भी 21 में बेचा, दोनों को कितने में बेचा? 42 रुपये। अब यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है क्योंकि उसने खरीदा कितने में? 50 में दोनों को खरीदा, बेचा कितने? दोनों 42 में बेच दिया, 8 रुपए का नुकसान हुआ। 8 रुपए का नुकसान कितने पे हुआ? 50 पे हुआ। तो 100 पे कितना होगा? यानी परसेंटेज निकालना है। 50 एकम 50, 50 2 यानी कि कितना परसेंट? 16%। 16% का उसको नुकसान हुआ है।
यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, तो इसमें हम फार्मूला यूज करते हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, क्योंकि सी आई ज़्यादा रहेगा, सी एंड एस आई का जो 2 साल का जो डिफरेंस होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है, यानी कि सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स का जो डिफरेंस होता है वो होता है, उसका फार्मूला होता है P इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। यही फार्मूला मैं यूज करूंगा। ये 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए भी है एक फार्मूला, वो भी मैं अगर आप बताओगे तो मैं ये भी पढ़ा दूंगा आपको, ये CISI भी पढ़ा दूंगा, परसेंटेज भी पढ़ा दूंगा, रेशो प्रपोर्शन भी पढ़ा दूंगा, सारे काउंट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ा दूंगा अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे। यहाँ पर मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं रहता है, यहाँ पे हमें जनरल लेना पड़ता है, तो उसमें एक रिदम बनेगी, तो आप अगर बताएंगे तो मैं आपको पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, क्या हम कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा हो गया, मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। अब प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल ही हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास जो डिफरेंस है वो दिया गया है। इसका मतलब है 797 इज इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर मीन 16 का स्क्वायर दैट इज 256 अपॉन 100 का स्क्वायर दैट इज 1000। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है। ठीक है, यहां पर आप कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 2 5 10 2 0 2 0 2 0 2 1 2 2 4 2 8 60, फिर से 2 सेकेंड 2, ये पता है आपको 2500 5000 है ना, 2500। ठीक है, 2 6 2 4, फिर से 2 से कटेगा, या हम डायरेक्ट 8 से काटेंगे। 8 या 24, 8 से कटेगा ये क्या, 48 नहीं कटेगा। अब 4 से काटेंगे, 4 से तो कटेगा ही कटेगा, 4 से कटेगा तो 1225, 1200 नहीं 1200 का 625 625 625 आएगा, 625। ये 4 से कटेगा तो 4 एकम 4 4 16 625। अब आपको निकालना है किस तरह, 797 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 60, ये आपको निकालना है। ये आपको निकालना, ये आप निकाल सकते हो आसानी से, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था क्योंकि इसमें पहले मतलब ये इसमें थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन थी, तो आप निकाल से इसमें आंसर आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए, और ऑप्शंस भी क्लोज है। अब अप्रोक्सीमेशन मेथड हमारे पास और एक मेथड है अप्रोक्सीमेशन मेथड, वो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि ऑप्शंस जो है वो क्लोज है, ऑप्शंस क्लोज है। अप्रोक्सीमेशन से आप कर सकते थे, आप इसको सपोज इसको आप 15% ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शंस क्लोज है, इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये एग्जामिनर की चालाकी है कि उसने इतने ऑप्शंस क्लोज डाले हैं कि आपको ये कैलकुलेट करना ही करना है, तो ऑप्शन आपको ये आ रहा है इसका। ठीक है, अब और एक ये एक अलग किस्म का जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, यानी कि इवन को हम +2 कर रहे हैं, जो इवन डिजिट है। 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, ऑड को भी हम +2 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं इन द नंबर, इस नंबर में। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से हमारे पास जो नंबर का जो पहला डिजिट वो 5 है। ठीक है, पहले हम ओरिजिनल नंबर की बात, एंड द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट दैट इज 3। अब हम देखेंगे कि क्या आएगा, क्योंकि दोनों में ऐड हो रहा है, दोनों में ये कितना बनेगा, ये तो 7 बनेगा, ये कितना बनेगा 5, 7 और 5 कितना हो गया 12। ये तो हमारे पास यही बोल रहा था, सम बोल रहा था। ठीक, फर्स्ट डिजिट
A group of numbers and symbols is coded using the letters. देखिए ये हो रहा है. If none of the conditions then codes of the following numbers are followed exactly as given there. देखिए कंडीशन क्या है कि if the first, अब मुझे इसका कोड बताना है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ये जो टेबल दिया गया है इसके अकॉर्डिंग मुझे इसका कोड बताना है. लेकिन मुझे कुछ कंडीशंस दी गई है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कोड को लेना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कोड को लेना है. देखिए इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, इसमें तो सिंबल है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला मुझे कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है. इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, है ऑड नंबर है, एंड द लास्ट एंड इवन नंबर है, इवन नंबर है. द फर्स्ट एंड, अब क्या करना है उस सूरत में हमें क्या करना है, द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर टू बी कोडेड एज, उनको हमें ये कोड करना है, उनको इनकी जगह हमें सिर्फ ये लेना है. देखिए ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब मुझे यहाँ ऑप्शंस में सब में ठीक है, तो ऑप्शंस ठीक है. अब तीसरी वाली इफ बोथ सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है. इसका मतलब जो बाकी है फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के जितने भी यहाँ पे जितने भी सिंबल्स है या एलिमेंट्स या नंबर्स है उनका कोड अकॉर्डिंग टू दिस टेबल रहेगा जो टेबल में है, सिर्फ लास्ट और फर्स्ट का कोड ये रहेगा. देखिए अब एंड को देखेंगे, एंड का कोड क्या आ रहा है, एंड का कोड आ रहा है एम किस किस में है, इसका मतलब ये चला गया. अब क्या है, ये चला गया. अब मैं देखूंगा कि ये वाला, अब थ्री का कोड है डी, थ्री का कोड है डी, थ्री का कोड है डी, इसमें भी डी है, इसमें भी डी, इसमें भी डी है, यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते. एट द रेट का कोड है जेड, अब इसमें डब्ल्यू है, इसमें जेड है, ये चला गया. ठीक है, ये चला गया. अब मुझे उसके बाद का देखना है, सेवन का कोड है डब्ल्यू इसमें है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन रहेगा. ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते थे. ये तो बहुत इजी है. तो सिंप्लीफिकेशन का एक आसान सा क्वेश्चन है. मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिनोमिनेटर यहाँ तक मैं डिनोमिनेटर सबका सेम बना. इसका डिनोमिनेटर 16, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 16 एलसीएम 16 है. 16 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 6 बनेगा, इसको भी 2 से ऊपर तो 2 बनेगा, इसको 16 रहने दीजिए तो 5 ही आएगा, इसको भी 2 से तो 4 बनेगा, होल डिवाइड रहेगा एक ही 16 -2. अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 4 10, 12, 3 2 16, यहाँ पे 2 6 आएगा. ठीक है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो 2 आएगा, यहाँ से 5 ही रहेगा, यहाँ से 2 4, ये आएगा 17 डिवाइडेड बाई 16 -2. अब इसको क्रॉस करेंगे, 32 में से 17 चला गया, कितना बच गया, 32 में से 17, 12 में से 7 5 15 -15/16 इसका आंसर आएगा. कहाँ है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन रहेगा. When x is added to each of this and this, then the numbers obtained in this order are in proportion then this value of this. देखिए बोल रहा है कि अगर हम ये जो हमारे पास 4 नंबर्स है ये प्रपोर्शन में है, जब इनको हम कोई एक सेम नंबर ऐड करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे तो ये प्रपोर्शन में आएंगे. इस वक्त ये प्रपोर्शन में नहीं है, सपोज ये प्रपोर्शन में नहीं है, लेकिन इनको हम इसमें भी x ऐड करेंगे, इसमें भी एक कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे तो ये प्रपोर्शन में आए. सपोज मैं मान लूंगा कि ये प्रपोर्शन में x के ऐड होने के बाद आएंगे, तो 30 + x डिवाइडेड बाई 15 + x हमारे पास आएगा 21 + x डिवाइडेड बाई 11 + x. यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा. देखिए कैसे निकालूंगा, पहले इस 11 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 330, ठीक है, प्लस 11x, अब इस x से करेंगे दोनों को, प्लस 30x प्लस x² इज इक्वल टू
यहाँ भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि यहाँ क्रॉस करेंगे। अब यहाँ भी ऐसे करेंगे, मैं उसको अब यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ इज इक्वल टू लिखूंगा, ठीक है। 15 और 21, 15 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 15 का 15, 5 एक कैरी, 15 दूनी 30, 30 और 1 31 आ गया। 15x, 15x, अब x से दोनों 21x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, ठीक है ना, तो आपको पता ही है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया। यहाँ देखिए, यहाँ 30 41x है, अब ये इस तरह बन गया 330 प्लस 41x इज इक्वल टू 315 प्लस दिस इज 15 36x। अब देखें 41x में से जब इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, ये आएगा 41x में से कितना चला गया, चला जाएगा 41x में से कितना चला जाएगा, 41x में से 36 हो गया 5x इज इक्वल टू 315 माइनस 330 दैट इज माइनस 15, 5 1 is 5 3 x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -3। अब x मुझे -3 आ गया, -3 आ गया। अब ये बोल रहा है कि इन दिस ऑर्डर, अब इसका वैल्यू निकालना है। अगर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई -3, अब ये आ गया, इसका निकालना है, ये आ जाएगा -18 इज टू, ये तो पता है कि ये y स्क्वायर, ये तो बीच वाला है y स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स, यहाँ पे आएगा -18 इंटू, यहाँ पे मुझे पता है कि x की वैल्यू -3 3 9 -9 इज -18 अब मुझे पता है कि ये प्लस बनेगा तो y का वैल्यू जो आएगा वो 18 आएगा। ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB 17 सेंटीमीटर, BC इज 8 सेंटीमीटर, CD। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम फिर से करेंगे, इस वक्त जो है बैटरी डाउन हो रही है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद से हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, क्वाड्रिलेटरल मींस एनी फोर साइडेड फिगर। सपोज मैंने लिया ABCD यानी क्वाड्रिलेटरल, अब बोल रहा है कि AB जो है इसका मान जो है वो 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेते हैं। BC हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, CD हमारे पास जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और AD की वैल्यू जो है वो 12। सारे जो इसके डायमेंशंस है, जो इसके साइड्स है, उनकी लेंथ दी गई है। AC, अब ये वाला डायगोनल जो है ये भी दिया गया है, ये कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो कितना होगा। अगर आप पहले ये जो है ये डायगोनल जो इसने इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में ब्रेक किया, अब देखते हैं ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैंने देखा, मुझे पता है कि 3 4 और 5 ये एक ट्रिपलेट है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी कि ऐसे 3 नंबर्स जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते हैं उनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, यानी कि जो एक इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि जैसे जिनमें से जो हाईएस्ट नंबर है उसका स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज, उसको हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू इन दो नंबर्स के सम स्क्वायर्स का सम के बराबर होता है। उन ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये मुझे पता है कि ये एक स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 3 4 5 इंटीजर ट्रिपलेट है। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसको हम किसी भी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो द रिजल्टेंट इज आल्सो ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई, ये आएगा 9 12 और 50। अगर आप इस ट्रायंगल की तरफ देखोगे 9 12 15, तो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल जो है ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। आपको ये भी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, b इंटू एच, बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब आप ये बेस मानिए, ये अल्टीट्यूड मानिए, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। तो
तो ये आएगा इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया मेरे पास आएगा वो आएगा 1/2 व्हाट इज बेस, बेस को मैं 9 मान लूंगा, अल्टीट्यूड कितना मानूंगा 12, तो 2 6 9 इज 54 यूनिट्स इस वाली ट्रायंगल का मुझे एरिया मिल गया। अब रहा ये वाली ट्रायंगल जो है इसका एरिया में कैसे निकाल, क्योंकि इट्स अ स्केलियन ट्रायंगल, ये एक स्केलियन ट्रायंगल है, इसमें हमें पता है कि हम हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, हम हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। ये इसका 15 15 30 32 और 8 40 40 इसका जो है पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा जिसको हम एस से डिनोट करते हैं 40/2 वो आएगा 20 सेंटीमीटर इसका सेमी पेरीमीटर। और आपको ये भी पता है कि हेरोन्स फार्मूला जो है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, वो होता है s इंटू एस, एस का मतलब 20 इंटू 20 माइनस any of the sides, 20 minus 15 that is 5, I will take it 5 into s minus a, if I take this is a, this is b, this is c, suppose s into s minus a, s minus b means 20 minus 17 that is 3 into s minus c, 20 minus 8 is 12, this is 12। आपको पता है कि 12 तिया 36, तो ये तो 6 बाहर आएगा बाहर आएगा, ठीक है, 12 तिया 36, ठीक है, 5 20 100 का जो बाहर आएगा, जब रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10 आएगा, इसका मतलब इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 60। उसका कितना आया था 54 आया था, टोटल एरिया कितना आ जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल का, एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स 60 प्लस 54 दैट इज 4, 6 प्लस 5 11, 114 हमारे पास है कोई ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन। ये होता है करने का तरीका। और एक क्वेश्चन को निपटाते हैं यही पे, देखें अब और एक क्वेश्चन इसको अभी हम निपटाते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो रहेगा उस क्लास में करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने रीजनिंग के भी क्वेश्चंस किए हैं, आपको लगेगा कि ये वीडियो लेंथी हो गई, क्योंकि मैंने रीजनिंग के भी क्वेश्चंस किए हैं। कुछ टीचर्स जो हैं वो सिर्फ काउंट के क्वेश्चंस को छांट के लेते हैं और करते हैं, कि मैंने आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कराए इसलिए टाइम लग गया, और मैंने आपको अच्छे से समझाया कि किस तरह करना होता है एग्जाम। यहाँ पर मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मैं इन क्वेश्चन को जल्दी में भी कर सकता था, लेकिन मुझे आपको समझाना भी था, इसलिए टाइम ले लिया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द ड्यूरेशन इन विच 1200 विल अमाउंट टू, ये हमारे पास प्रिंसिपल है, मूलधन जिसको हम कहते हैं, बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल को इतना बनने के लिए, इस अमाउंट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। 4% की जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 4% है, सिंपल इंटरेस्ट, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है, तो साधारण ब्याज जिसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। तो देखिए अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि ये अमाउंट है, आपको पता है कि जो एसआई होता है, कोई भी इंटरेस्ट होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर एसआई की बात हो रही तो मैं एसआई का इसलिए लिख रहा हूँ। अमाउंट कितना है 2280, इसमें से अगर मैं 1200 घटाऊं तो ये 08 1080 रुपया मुझे मिल रहा है, कितना 1080 रुपया। और मुझे प्रिंसिपल भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है 1200 है, तो 1200 अगर ये देखें यहाँ पे अब खेल है, 1200 का ये कितना परसेंट है, ये 1008 जो है 1080 जो है ये 1200 का कितना परसेंट है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये 1200 का 90% है, आपको कैसे पता चला कि ये 90%। देखिए इसका 10% 120 होता है, 1200 का 10% 120 है कि नहीं। अब मुझे 90% देखिए, अगर मैं 90% इसका निकालूंगा तो मुझे इसको 120 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 90 9 2 80 9 1 9 9 10 आ गया बराबर। इसका मतलब ये इसका 1200 का 90% है, कितना है 90% है। इसका मतलब है क्योंकि 4% एक साल में बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि 4 × t टाइम जो है वो 90% के बराबर होना चाहिए।
वो 90 के बराबर होना चाहिए। टी का वैल्यू हमें यहां से मिलेगा 90 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको जब काटेंगे 4 2s 8, यहां से 1 बच गए 10 बन जाएंगे। 4 2s 8, यहां से कितने में 2 4 22.5 ईयर्स है कोई ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। तो इतने टाइम में ये 1200 का जो प्रिंसिपल है वो कितना 4% की रेट से 2280 बन जाएगा, 2280 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने निपटा दिया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो करा दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को आगे ले जाऊं और आपके लिए आगे क्लासेस अरेंज करूं तो प्लीज मुझे बता देना, लेट मी नो। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक्स। Okay, let us close it.